हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बिजनेस लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जब पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है या वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता या वट एवर द रीज़न, दोनों ही पार्टीज़ को उस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा मिलता है। उस तरीके के रास्ते यानी कि उस तरीके के मोड्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिज़नेस लॉ की सारी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। एक बिज़नेस लॉ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ से आप सभी वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मोड्स हैं जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हो। पार्टीज़ जो है जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकती हैं। जैसे कि नंबर 1 है, बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस है, फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट है, उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस है, उसके बाद ब्रीच की बात की गई, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात की गई और उसके बाद लैप्स ऑफ टाइम की बात की गई। मतलब बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ इसमें बहुत मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसके मीनिंग को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद इन मोड्स पे आएंगे। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक सेंट्रल लॉ है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट करता है या एग्रीमेंट को वैलिडेट करता है बिटवीन वेरियस पार्टीज़। ऑब्वियसली अगर दो पार्टी एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट करती हैं तो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसको वैलिडेट कौन करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है सभी बिज़नेस डीलिंग्स को, सभी बिज़नेस एग्रीमेंट्स को, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या डिफ़ाइन करता है? ये तो हमने पढ़ा ही कि एक जो है एग्रीमेंट जो है अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन H में होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस व्हेन नन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज लेफ्ट लायबल अंडर इट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई पार्टी, मान लो A और B दो पार्टी है, ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो जब इन दोनों ने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर दिया या नहीं भी किया इन केस, लेकिन फिर भी अब इनकी लाइबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ऑब्लिगेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो ख़त्म हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज मिल गया। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज़। अब मान लो मैंने पहले किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन अब हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया तो भी हमें डिस्चार्ज मिल गया, राइट। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोड्स की, जिसमें सबसे पहला जो हमारा मोड है दैट इज़ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो A और B है, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों ने ही अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर दिया, ठीक है, और दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने अपने अपने लेवल पे परफॉर्मेंस निभा दी, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर दिया, तो इस वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया और इससे उन दोनों को डिस्चार्ज मिल गया। तो वंस द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस एज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन दी स्पेसिफिक टाइम एंड द मैनर एज मे बी एग्रीड। अब इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और प्रॉपर उस तरीके से होना चाहिए जिस मतलब कहने का मतलब है दोनों पार्टी जिस चीज़ में एग्री करते हो सेम मैनर में वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज्ड हो गया है। तो इसको हम जनरल मोड ऑफ डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो दो तरीके से हो सकती है, तो वो दो तरीके हम समझेंगे कि क्या है। जैसे कि नंबर 1 है एक्चुअल परफॉर्मेंस और नंबर 2 है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि जब जो भी पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ था उस तरीके से फुलफ़िल कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे कि A और B ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जहाँ पे B जो है आईफोन बेच रहा है A को,
और प्राइस है 15,000 रुपये। बी ने क्या करा, ए को डिलीवर कर दिया वो फ़ोन, ए ने पैसे दे दिए, यानी कि 15,000 जो भी एग्री हुआ था प्राइस वो पूरे पे कर दिए। तो अब इस केस में क्या हुआ कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई और जो दोनों ही पार्टीज थी उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ और दोनों को ही डिस्चार्ज मिल गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की, तो इस केस में क्या होगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में देखो, एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस करती है लेकिन सामने वाली पार्टी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो देखो, इन केसेस वेयर द प्रॉमिसर परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, जो वादा कर रहा है वो तो अपना ऑब्लिगेशन निभा देता है, लेकिन जो प्रॉमिसी है यानी कि सामने वाली पार्टी जिससे उसने प्रॉमिस किया था वो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो वो होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब इसमें आप कुछ भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैं दर्जी के पास गई, दर्जी ने मेरा सूट सिला लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी फ़िटिंग पसंद नहीं आई और मैं उसको कह रही हूँ नहीं मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। ऐसी ए एंड बी एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे बी जो है वो आईफोन बेच रहा है ए को, एग्री प्राइस है 15,000, तो बी ने अपना फ़ोन ए को भेज दिया लेकिन ए ने मना कर दिया डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड एज बी अटेम्प्टेड द परफॉर्मेंस बट ए रिफ्यूज्ड इट, ठीक, तो ए ने मना कर दिया। उसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब बात करेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट की। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में काफ़ी सारे पॉइंट्स भी हैं जो हमें पता होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूचुअली जब दोनों पार्टीज़ एग्री करें, तो ये हमारा सेक्शन 62 में आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसमें पार्टीज़ जो है वो म्यूचुअली डिसाइड करती हैं कि वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को न्यू एग्रीमेंट से सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये तो एक पहली बात है जिसको हम नोवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दे एग्री टू मॉडिफाई और रिसेंड द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस द एक्ट स्टेट दैट देयर इज़ अ नो रिक्वायरमेंट फॉर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म। या तो ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऐसे वेज़ हैं, है ना, लिखा है ना, 6 वेज़ हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है बाय अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो वो 6 वेज़ क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो नंबर 1 है नोवेशन। नोवेशन का मतलब सिंपल है कि जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट रख दो, नाम से पता चल रहा है नोवेशन, नोवेशन मतलब न्यू। तो व्हेन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्डर वन, कि पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया वाला कॉन्ट्रैक्ट ले आना, उस केस में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से पार्टीज़ को डिस्चार्ज मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल CCD ओज 5 लाख टू SBI बैंक, CCD ने जो है वो SBI बैंक को 5 लाख रुपए देने हैं। तो CCD एंड SBI ने एग्री किया एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेड ऑफ रीपेइंग द लोन अमाउंट ऑफ 5 लाख CCD विल सप्लाई कॉफ़ी एंड स्नैक्स टू SBI बैंक। तो सिंपल है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख रुपए देने का, CCD को जो है SBI बैंक को 5 लाख देने थे, लेकिन अब SBI बैंक ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आया कि चलो कोई बात नहीं, आप 5 लाख मत दो, आप जो है कॉफ़ी और स्नैक्स जो है वो सप्लाई कर देना हमारे बैंक में। तो ये क्या है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह, तो इसी को हम नोवेशन बोलते हैं। रिसीजन की बात करें नेक्स्ट, रिसीजन का मतलब क्या है, जब पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कंसेंट टू रिसेंडेड, रिसेंडेड मतलब उसको कैंसिल करती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती हैं और कहती हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, ठीक है। तो इस केस में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे किसी भी तरीके का नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आता, मतलब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो एक तरीके से कैंसिल ही हो गया और कोई उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अमेज़ॉन इंडिया ने 1000 शर्ट्स जो है वो ऑर्डर करी पीटर इंग्लैंड से, ठीक है। पीटर इंग्लैंड एक ब्रांड है, ठीक है। पीटर इंग्लैंड से अमेज़ॉन इंडिया ने 1000 शर्ट्स ऑर्डर करी, तो पीटर इंग्लैंड ने मैन्युफैक्चर भी कर दी ऑर्डर, मतलब जो भी शर्ट्स थी उसको बना भी दिया और अमेज़ॉन इंडिया को भेज भी दिया। हाउएवर अमेज़ॉन इंडिया को उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई शर्ट्स की, तो अमेज़ॉन इंडिया ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। तो पीटर इंग्लैंड ने भी एडमिट किया कि हाँ बात तो सही है, शायद मेरी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है,
ठीक है, और उसने भी क्या कर दिया, दोनों ही पार्टीज़ ने मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ का जब कंसेंट था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाना चाहिए, सो दैट इज़ कॉल्ड रेसिजन। तो यहाँ पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आया, बल्कि वो वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो एक तरीके से खारिज हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद आता है ऑल्टरेशन। नाम से ही पता चल रहा है ऑल्टरेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन द पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू अल्टर इट, मतलब जब पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो भी पार्टीज़ हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करना चाह रही हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना चाह रही हैं, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ पे ख़त्म होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसको करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट विल डिस्चार्ज बाय ऑल्टरेशन, यानी कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया, राइट। जहाँ 15,000 की बात हुई थी, अब जो हमने आईफोन वाला एग्जाम्पल अभी किया था, तो उसमें हो सकता है कि अब वो कह रहे हैं कि जी 20,000 रुपये में बेचूंगा, तो एक तरीके से पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑल्टर कर दिया ना तुमने, कि 15 की जगह 20 कर दिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। लेकिन हाँ, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, दोनों ही पार्टी एग्री करती हैं ऑल्टर करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऑल्टरेशन जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ सब्सटीट्यूट करेगा, ओल्ड को हटा के नया आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ यहाँ पे, तो जैसे इन्होंने ये भी बात बोली है कि देयर इज़ वेरी स्लाइट डिस्टिंक्शन बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन, मतलब नोवेशन और अल्टरेशन में बहुत ही नाम मात्र का फ़र्क है, वरना ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरीके से नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, अरामको कॉन्ट्रैक्टेड जो है, अरामको ने कॉन्ट्रैक्ट किया रिलायंस के साथ, दोनों ही ब्रांड कंपनीज़ हैं, ठीक है। अरामको ने रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि टू सप्लाई देम विद 10,000 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल फॉर 1 ईयर, ठीक है, कि अरामको जो है वो रिलायंस को 10,000 लीटर क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा। हाउएवर आफ्टर कंसिडरिंग द इंक्रीज इन डिमांड, रिलायंस आस्क्ड अरामको टू इंक्रीज इट सप्लाई टू 20,000। तो अब रिलायंस ने जब देखा कि भाई हमारे यहाँ तो बड़ी डिमांड हो रही है क्रूड ऑयल की, तो रिलायंस ने अरामको को कहा कि आप 10,000 लीटर की जगह 20,000 लीटर सप्लाई करो, और अरामको ने भी एग्री कर दिया। तो हैंस ये होता है ऑल्टरेशन, ठीक, कि जहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको ऑल्टर कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद आता है रेमिशन। रेमिशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेक्शन 63 में आता है। रेमिशन की अगर हम बात करें, रिमीशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें है हमारा सेक्शन 63। तो रिमीशन के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं, जिससे इसमें है दिस इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग अ सम लेस देन द ओरिजिनली ओल्ड बाय द प्रोमिसर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितने पैसे आने थे उससे थोड़े से कम एक्सेप्ट करना। कि मान लो मैंने आपके 2,000 रुपये देने हैं, लेकिन मैं आपको ना 1,800 रुपये ही दे रही हूँ, और आपने कहा चलो कोई नहीं 1,800 तो दे, है ना। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये है रिमिशन। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडिसन ब्लू एक फेमस होटल है, हम जानते ही हैं, चेन। इस रेडिसन ब्लू आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो रेडिसन ब्लू ने 2,000 डोनट्स ऑर्डर करे डंकिन डोनट से एक पार्टी के लिए, ठीक है। तो हाउएवर जब डिलीवरी हुई ये पाया गया कि डंकिन डोनट्स ने सिर्फ 1,800 ही डोनट सप्लाई करे हैं, ठीक है। और एंड इवन दो लेस क्वांटिटी वॉज डिलीवर्ड, रेडिसन ब्लू एक्सेप्ट द डिलीवरी। रेडिसन ब्लू ने भी चलो देखा कि हाँ भाई चलो कोई नहीं 1,800 तो आ गए ना, एक्सेप्ट कर ली डिलीवरी। तो जब हम लेस एक्सेप्ट करते हैं, जितना प्रॉमिस किया था उससे कम एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज़ रिमिशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 2,000 डोनट्स का हुआ था ना। तो ये उसके बाद मर्जर की अगर मैं बात करूं तो मर्जर कब होता है, जब पार्टीज़ जो है वो जिनके पास लेसर राइट्स होते हैं, ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन सुपीरियर राइट बाय द सेम पार्टी अंडर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। समझना मर्जर का मतलब क्या है। Zudio rent DLF Limited's बिल्डिंग फॉर अ टेन्योर ऑफ 20 years, ठीक है। तो 5 years आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट
DLF Limited offered Zudio to buy the building and Zudio agreed to it. Here Zudio has two rights, one accorded by the rent agreement making them the renter and the second by the sale agreement making them the owner. So the former being an inferior right with merges with the superior one and discharge the rent contract. अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मर्जर करके जो है कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ज़ूडियो अपना वो खोलना चाहता है एक आउटलेट, ठीक है, और वो DLF लिमिटेड जिनके पास ज़मीनें हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है DLF लिमिटेड के साथ। तो पहले जो एग्रीमेंट हुआ वो किराए का हुआ, रेंट का हुआ, कि ज़ूडियो ने उससे रेंट पे, DLF लिमिटेड से रेंट पे वो ज़मीन मतलब जो जगह थी वो ले ली। तो अब ज़ूडियो लेकिन 20 साल के लिए ली, ये भी ध्यान रखना कि 20 साल का उनका रेंट एग्रीमेंट बना। हुआ क्या कि 5 साल के बाद ना DLF लिमिटेड ने खुद ही कह दिया ज़ूडियो के जो भी मैनेजर थे उनको बोल दिया कि आप इस बिल्डिंग को ही ख़रीद लो ना, ठीक है। और ज़ूडियो ने कहा ठीक है मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं ख़रीद लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब ज़ूडियो के पास दोनों अधिकार हैं। ज़ूडियो चाहे तो रेंट एग्रीमेंट को भी कंटिन्यू कर सकती है, ज़ूडियो चाहे तो उस बिल्डिंग को ख़रीद भी सकती है। तो ये ज़ूडियो का अधिकार है। लेकिन अगर ज़ूडियो एग्री हो गई है, DLF लिमिटेड एग्री हो गया है कि हाँ ये सेल एग्रीमेंट के लिए कि हाँ भाई ख़रीद लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो वो रेंट एग्रीमेंट हुआ था 20 साल का वो खारिज हो जाएगा। उसके बाद आता है वेवर मीन्स अबैंडनमेंट ऑफ राइट्स, मतलब अपने अधिकारों का त्याग देना। तो व्हेन वन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डेलिबरेटली अबैंडन्स देयर राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी इज रिलीज्ड फ्रॉम इज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो ऑब्वियसली जब मैंने खुद ही अपने अधिकारों के लिए बोल दिया कि त्याग दिए मैंने अपने राइट्स, तो सामने वाली पार्टी भी आज़ाद हो जाती है अपने ऑब्लिगेशंस पूरा करने में। और वो जो है जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि PNB बैंक ने ना नीरव मोदी को 3 लाख रुपए उधार दिए, ठीक है, लोन दिया। ऑन द ड्यू डेट नीरव मेड अ डिफ़ॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। अब जो भी लोन अमाउंट की पेमेंट थी वो उसने टाइम पे करी नहीं नीरव मोदी ने, तो ओनली पेड 2 लाख इंस्टेड ऑफ 3 लाख, मतलब उसने 3 लाख की जगह सिर्फ 2 लाख रुपए पे करे। तो हाउएवर PNB एक्सेप्टेड 2 लाख इन फुल एज द फाइनल सेटलमेंट एंड ऑल्सो वेव देयर राइट्स टू रिकवर द लोन अमाउंट। तो अब यहाँ पे PNB ने क्या किया, एक तरीके से अपने राइट्स को ही त्याग दिया। PNB ने एक्सेप्ट ही कर ली, चलो 2 लाख तो आए एटलीस्ट। तो ये है वेवर। उसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन अब पॉसिबल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना। सुनेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड मतलब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, या तो मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही पता है, उस टाइम जिस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ मुझे उसी टाइम पता है कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट जो मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ हो सकता है कि इस काम को करने की पॉसिबिलिटी ना हो, या तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता है। अगर तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता है तो वो होगा वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन हाँ, जब एक दूसरा केस ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा था कि हम ये काम कर देंगे लेकिन बाद में वो काम इम्पॉसिबल बन गया हमारे लिए, तो इसको हम बोलेंगे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, और आपकी फैक्ट्री जो है वो क्या हो गई, तबाह हो गई उस बाढ़ में। तो अब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे होंगे तो क्या वो फुलफ़िल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो पॉसिबिलिटी थी उस परफॉर्मेंस की, लेकिन हमें क्या पता था कि कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को पूरा करते टाइम बाढ़ आ जाएगी और हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी और हम काम को कर ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड सुपरवेन, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कोई अनफोर्सीन चेंज आ गया, कोई डिस्ट्रक्शन आ गया, कोई नॉन एग्जिस्टेंस या नॉन अकरेंस हो गए, या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कोई युद्ध की स्थिति आ गई। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, टाटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया था टेंसेंट के साथ, एक चाइना बेस्ड कंपनी है, सप्लाई करने का इंटीग्रेट सर्किट्स। तो हाउएवर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय इंडिया ऑन ट्रेड विद चाइना, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि अगर इन चाइना के साथ ट्रेड करोगे तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो उस केस में क्या हुआ, टेंसेंट जो है वो टाटा को सप्लाई कर ही नहीं पाया,
तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज मिल गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ के हाथ में कोई कंट्रोल था ही नहीं। ये तो गवर्नमेंट ने ही जब रूल ला दिया कि चाइना के साथ व्यापार ही नहीं करना, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो आप कैसे कर पाओगे। लेकिन हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब उस ड्यूटी को परफॉर्म करने की बारी आई, जब सप्लाई करने की बारी आई, तब ये रूल निकल करके आ गया। उसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो जब टाइम निकल जाए, ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट से भी डिस्चार्ज मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या है, एज़ पर द लिमिटेशन एक्ट 1963, तो ये एक अलग एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, जो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होना चाहिए विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिक टाइम में परफॉर्म नहीं हो रहा और प्रोमिसी भी उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो यूँ समझ लो कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। जैसे कि अनिल ने फ्रूट्स ऑर्डर करे बिग बास्केट से बल्क क्वांटिटी में, एंड जो फ्रूट्स थे वो डिलीवर्ड हो गए विद इन 2 days। हाउएवर वर टू बी डिलीवर्ड मतलब उसने 2 दिन, मतलब बिग बास्केट में ये शो किया गया कि 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। तो हाउएवर ड्यू टू लॉजिस्टिक्स इशू, ऑब्वियसली सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स इशू, बिग बास्केट जो है वो फ्रूट्स को टाइमली डिलीवर नहीं कर पाया। जो उसको 2 दिन में डिलीवर करने थे वो नहीं कर पाया, तो उसकी जगह उसको 7 दिन लग गए, 7 दिन से ऊपर का टाइम लग गया। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया गया था बिग बास्केट के द्वारा। उसके बाद डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, तो अब मान लो किसी बंदे की डेथ ही हो गई, तो अब तुम उससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो। मान लो तुमने किसी सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और जिस दिन जो कॉन्सर्ट था उसी दिन, उससे एक दिन पहले या उसी दिन जो है उसकी एक्सीडेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई या कुछ भी केस हो गया, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या करा, एग्जाम्पल दिया कि अमन ने कॉन्ट्रैक्ट किया राजेश से कि वो उसका फ्लैट परचेज़ करेगा 50 lakhs में 1 अप्रैल 2023 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमन डाइड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द परचेज़, मतलब ख़रीदने से पहले ही वो मर गया। तो जब अमन मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज बाय लॉ। उसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब धोखा देना। जब एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेज और फेल टू परफॉर्म, अपनी परफॉर्मेंस वो पूरा नहीं करते, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज मिल जाता है, और इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय अ ब्रीच। तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज इट बाय ईदर एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो जब एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। ऑन द ड्यू डेट का मतलब समझते हो कि जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी थी उस दिन उसने धोखा कर दिया, मना कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, और अगर वो उस डेट से पहले ही बता देता है, उस डेट से पहले ही अपना डिफ़ॉल्ट बता देता है, तो उसको हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो 2 टाइप के ब्रीच हैं, एक एक्चुअल ब्रीच, एक एंटीसिपेटरी। जब जिस दिन वो काम होना है उस दिन से पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच कहा जाता है। अगर उसी दिन मिलती है तो उसको एक्चुअल ब्रीच बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, राहुल ने शिल्पी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसको प्रोवाइड करेगा 1 अप्रैल 2023 को। हाउएवर 1 अप्रैल 2023 को राहुल जो है वो सप्लाई नहीं कर पाता, तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।